आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद। इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, डिटेल से चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म क्या है और नेशनलिज्म की जो अप्रोचेस है वो कौन कौन सी है और क्या क्या है। इस चैप्टर में वो हम डिटेल करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए यूनिट 1 के अंदर एक ही चैप्टर है, तो इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने के लिए हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो आइए स्टडी करते हैं इसको डीपली। एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए टोटल 5 यूनिट है इसके अंदर, एक यूनिट और है, और फर्स्ट यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट का लेसन 1 है हमारा ये, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। नीरज स्नातक के नाम से यूज़र नेम है मेरा। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए जाके @एकलव्य स्नातक 1 और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाती है, तो इस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें। आई थिंक 1000 प्लस बच्चे इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया, इस बुक को जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है वो ये है, व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। तो ये हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। नेशनलिज्म इन इज एन आइडियोलॉजी एंड मोस्ट पावरफुल फोर्स इवन टुडे। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है और एक शक्तिशाली बल है मनुष्य के अंदर अपने देश के लिए। ये कहलाता है हमारा नेशनलिज्म। इट इज अ सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स फॉर विच मैसेज लिव एंड डाइव, यानी ये एक ऐसी भावना है व्यक्ति के अंदर, एक ऐसा सेंटिमेंट्स है जिसके लिए व्यक्ति मरता है और जीता है। देखिए अपने देश से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चरल से, अपनी सभ्यता से जो मनुष्य का प्यार होता है, जो मनुष्य का लगाव होता है, वो उसका राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी अपने राष्ट्र के प्रति, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, जो उसकी मदरलैंड है, जो उसका होमलैंड है, उसके लिए वो जीता है और मरता है, यानी उसके लिए अपना राष्ट्र सर्वोच्च होता है। ये कहलाता है नेशनलिज्म। It is a combined with the ideology of liberalism, socialism, fascism and ex-colonial people। देखिए ये combined है, जुड़ा हुआ है किसके साथ? लिबरलिज्म के साथ, सोशलिज्म के साथ। लिबरलिज्म होता है उदारवाद, सोशलिज्म होता है समाजवाद, फासिज्म होता है फासीवाद, एंड एक्स कॉलोनियल पीपल यानी औपनिवेशिक लोगों के साथ। इन सभी से जुड़ा हुआ होता है हमारा राष्ट्रवाद। इट मीन्स लव फॉर मदरलैंड एंड फॉर होमलैंड, यानी जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जो उसकी मातृभूमि है, उससे उसका अत्यंत प्यार है, उसके लिए वह जीता है, मरता है। होमलैंड है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। एंड प्रमोशन ऑफ वंस कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, और वो उसका विस्तार करता है, इसका अपने कल्चर का, अपनी सिविलाइजेशन यानी अपनी सभ्यता का, उन सभी चीज़ों का वो विस्तार करता है। तो ये हमारा कहलाता है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद को अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से डिफाइन किया, या ये कह सकते हो कि राष्ट्रवाद के जो प्रवर्तक थे वो वेस्टर्न में कौन थे और इंडियन में कौन कौन प्रवर्तक थे उसके, उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए गैलर, एंडरसन, हैंस-कॉन, होब्सबॉम, ये सभी जो वेस्टर्न लोग थे, यानी ये यूरोपियन लोग थे जो नेशनलिज्म के प्रवर्तक थे, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से नेशनलिज्म के बारे में बताया या नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया। वेयर एज इंडियन, अगर हम इंडियन की बात करें, भारतीय लोगों की बात करें, जो भारतीय विचारक थे नेशनलिज्म के यानी राष्ट्रवाद के भारतीय विचारक जो थे, वो थे महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, श्री अरबिंदो जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद एंड दीनदयाल उपाध्याय। इन सभी को भारतीय राष्ट्रवाद के विचारक के रूप में देखा जाता है, थिंकर्स के रूप में देखा जाता है। देखिए गांधी जी की बात करें तो गांधी जी कहते थे कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है,
वो नॉन वायलेंट होना चाहिए और एंटी मिलिट्रिक होना चाहिए, यानी कि अहिंसावादी होना चाहिए। राष्ट्रवाद के अंदर कोई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र से प्यार करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, वो अहिंसावादी होना चाहिए, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और राष्ट्रवादी व्यक्ति को सेना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सेना के प्रयोग से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका कहना यह था कि जो अहिंसा है वो सबसे बड़ा हथियार है किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए, किसी भी कम्युनिटी से लड़ने के लिए, इनका कहना ये था। और जो अंबेडकर थे उन्होंने कहा, देखिए जो राष्ट्रवाद है उसको दो कंडीशंस, जो राष्ट्रवाद है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उन्होंने कहा जब नेशनलिज्म जब ग्रो करता है वो दो कंडीशंस पे ग्रो करता है। उन्होंने कहा देखिए, फर्स्ट देयर मस्ट बी अ विल अमंग पीपल टू लिव अ एज अ नेशन, यानी अपने राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के अंदर जीने के लिए, यानी अपने राष्ट्र के प्रति उनकी विल होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा देयर मस्ट बी अ टेरिटरी विच द पीपल कैन एक्वायर एंड मेक इट द कल्चरल होम ऑफ द नेशन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को एक राष्ट्र व्यापी के रूप में देखें और एक राष्ट्र के लिए उस सभ्यता को आगे बढ़ाएं, उसका विस्तार करें। तो ये दो चीज़ें थी जो अंबेडकर ने कहा, ये दो चीज़ें हैं जो राष्ट्रवाद को व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करती है या राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाती है। अब बात करते हैं हम राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, इसका उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से पनपा ये राष्ट्रवाद। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद को कहा जाता है, जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद हमारा है वो यूरोप से जन्मा, यानी 15 से 18वीं सेंचुरी के बीच, ठीक है, 15 से 18वीं सेंचुरी के बीच राष्ट्रवाद पनपा कहाँ पर, यूरोप में। जो हेज थे, हेज ये नाम है, फिलोसफर थे ये यूरोप के, इन्होंने कहा कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसके उत्पन्न होने के कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना आती है या वो अपने आप को राष्ट्रवादी के रूप में आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ रीजंस होते हैं। उन्होंने कहा वहाँ का भाषिक रीजन हो सकता है, साक्षरता हो सकती है, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक यानी आर्थिक रीजन हो सकते हैं, कमर्शियल एंड एक्लियास्टिकल रिलीजियस, ये होता है गिरजाघर, जो चर्च के धर्म में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं वो धर्म हो सकता है, और उनकी अपनी सभ्यता हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें थी जो उन्होंने बताया कि जिससे राष्ट्रवाद पनपता है, ये कारण थे जिसके द्वारा राष्ट्रवाद पनपा। अब हम बात करें कि जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे जिनकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो पनपा या कह सकते हो कि उभर कर आया लोगों के लिए, तो वो ये थे कि द राइज ऑफ रेनिस्नेंस एंड रिफॉर्मेशन, यानी पुनर्जागरण और पुनर्गठन, लोगों को सरकार के प्रति या ये कह सकते हो कि वहाँ के समाज के प्रति उनका पुनर्गठन करना था, पुनर्जागरण करना था, लोगों को जागरूक करना था। तो ये एक मोटा रीजन था यूरोप में इसका पैदा होने का, इसका नेशनलिज्म का। द कोलैप्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ चर्च, यानी जो चर्च का साम्राज्यवाद था, जो एक ही धर्म के प्रति लोग बढ़े चले जा रहे थे, उस साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए नेशनलिज्म पनपा। और एबोलिशन ऑफ हायर रेट ऑफ टैरिफ विच रिजल्टेड इन द पीसफुल कंडीशन ऑफ ट्रेड, और जो व्यापार की स्थिति चल रही थी उस पर जो हायर टैरिफ लगा दिए थे, यानी जो व्यापार उस समय चल रहा था यूरोप में उस पर हाई टैरिफ जो लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से जो शांति प्रिय व्यापार था वो चरमरा गया था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था। इसके प्रति लोगों के जो विचार थे या लोगों की जो भावना थी वो आहत हो रही थी, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद वहां पर पनपा। द डिजायर ऑफ पीस, यानी शांति की इच्छा के लिए, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ की कानून व्यवस्था को, सिक्योरिटी को, सुरक्षा के प्रति जो सवाल उठ गए थे उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए राष्ट्रवाद पनपा। अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग देयर राइट एंड लिबर्टी, यानी वहाँ के लोगों के जो अधिकार थे, जो मानव अधिकार थे, वो खतरे में आ गए थे, या मानव अधिकारों से अवेयर कराने के लिए, जागरूक कराने के लिए जो उनकी लिबर्टी थी, जो उनकी आज़ादी थी, उसको छीना जा रहा था। इन सभी चीज़ों के खिलाफ जो था
वो नेशनलिज्म पनपा 15 से लेकर 18वीं सेंचुरी के बीच, ठीक है, अपनी सॉवरिटी को बचाने के लिए, संप्रभुता को बचाने के लिए। तो ये सभी कॉजेज थे, प्रिंसिपल्स थे, जिसकी वजह से जो यूरोप में था नेशनलिज्म पनपा। अब हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ नेशनलिज्म। अप्रोच होते हैं दृष्टिकोण। देखिए नेशनलिज्म की क्या क्या अप्रोचेज थी, क्या क्या उसके दृष्टिकोण थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड द नेशनलिज्म। इतिहास में और राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहा है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें कि भारत में किस प्रकार से नेशनलिज्म फला फूला, तो हम कहते हैं कि चार तरह के मेजर पर्सपेक्टिव थे, जिसकी वजह से भारत में जो था राष्ट्रवाद पनपा। देखिए जो चार अप्रोच थी, जो चार दृष्टिकोण थे, वो थे, पहला था इंपीरियलिस्ट अप्रोच, जिसको हिंदी में कहते हैं हम साम्राज्यवादी अप्रोच या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। दूसरा था नेशनलिस्ट अप्रोच, तीसरा था मार्क्सिस्ट अप्रोच, और चौथा था सब अल्टर्न अप्रोच। तो ये चार अप्रोच मुख्य रूप से भारत में जो राष्ट्रवाद पनपा, इसके लिए इन दृष्टिकोणों के आधार पर उसको देखा जाता है। तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, इन अप्रोचों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंपीरियलिस्ट अप्रोच की। इंपीरियलिस्ट अप्रोच जो थी वो था साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ठीक है। द इंपीरियलिस्ट अप्रोच ऑल्सो नोन एज द कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच, और इसको हम कह सकते हैं कि ये कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच के, यानी कैम्ब्रिज स्कूल का जो दृष्टिकोण था, हम इसके आधार पर भी इंपीरियलिस्ट अप्रोच को देख सकते हैं। ड्यूरिंग द वायसराय लॉर्ड डफरिन, कर्जन एंड मिंटो, और इन तीनों के समय पे जो था, या ये कह सकते हैं इन तीनों का जो दृष्टिकोण था वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था भारत के प्रति। इट वॉज ब्रोट इन टू पब्लिक डोमेन बाय वी चिरूल, वर्नी, लोवेट एंड मॉन्टेग्यू चैल्मस्फोर्ड रिपोर्ट, और इनकी जो रिपोर्ट थी उसने इसको सार्वजनिक किया, लोगों तक पहुंचाया कि साम्राज्यवादी जो अप्रोच है वो क्या थी। इस अप्रोच ने हमें क्या बताया, जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई तो हमें क्या पता चला, इन्होंने कहा देखिए दो प्रकार के होते हैं साम्राज्यवादी जो है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिबरल और दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव। इन्होंने दो चीज़ों को इसके अंदर जोड़ा कि एक होते हैं लिबरल, लिबरल को कहते हैं उदारवादी, एक उदारवादी लोग होते हैं, और एक होते हैं कंजर्वेटिव लोग होते हैं रूढ़िवादी, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं या अपरिवर्तनीय जो लोग होते हैं वो होते हैं रूढ़िवादी। तो इन्होंने कहा दो तरह के पीपल्स थे इंपीरियलिस्ट अप्रोच के अंदर, साम्राज्यवादी अप्रोच दृष्टिकोण के अंदर दो तरह के लोग थे। अब देखिए जो लिबरल जो लोग थे, जो लिबरल वर्जन था, उसे कहते हैं कि वो इलेबोरेटेड किया गया था बाय कपलैंड एंड प्रेविकल स्पेयर, इनके द्वारा जो था वो इलेबोरेट किया गया था लिबरल वर्जन। अब लिबरल वर्जन जो था, जो उदारवादी वर्जन था, वो हमें क्या बताता था कि दे क्लेम दैट इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी इंडिया पर जब ब्रिटिश शासन आया, जब ब्रिटिश रूल जो इंडिया के ऊपर चला, वाज इवोल्व्ड टू अ स्टेज दैट इट कैन मार्च फॉरवर्ड टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी इनका ये कहना था कि जब ब्रिटिशों ने आकर इंडिया पर शासन किया, तो ब्रिटिश उस समय जो इंडिया था वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग जाति धर्म के यहाँ पर लोग रहते थे, और ब्रिटिश ने क्या करा, उन सभी को लाकर यहाँ पर एक जोड़ा और एक गवर्नेंस, यानी उन्होंने एक गवर्नमेंट रूल को यहाँ पर स्थापित किया और एक अच्छे प्रकार का उन्होंने शासन किया। ये कौन कहते थे, ये लिबरल जो लोग थे वो ये कहते थे कि ब्रिटिशों के द्वारा ही इंडिया का डेवलपमेंट हो पाया, इंडिया विकसित हो पाया, और उसके बाद जब इंडिया विकसित होने लगा तो उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड जो है वो कर दी थी। इनके हिसाब से, लिबरल के हिसाब से, इंडिया ने उस समय अच्छा ग्रोथ किया और कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने अच्छा रूल उस समय चलाया। अब देखिए जो कंजर्वेटिव वर्जन था, जो कंजर्वेटिव लोग थे वो क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव लोग थे अनिल सील, गालाघर, जुदिथ ब्रोन, ये जो लोग थे ये कंजर्वेटिव लोग थे, और ये कहते थे, इनका कहना अलग था, ये कहते थे कि दे बिलीव दैट इट वाज सिंपल अ फॉरेन रूल। ये कहते थे कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल फॉरेन रूल है, यानी एक विदेशी शासन है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जो ब्रिटिश रूल था वो एक फॉरेन शासन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ ओवरथ्रोइंग द कॉलोनियल स्टेट, और कॉलोनियल स्टेट बनाने के लिए वो फेवर में
नहीं थे। दे डू नॉट कंसीडर इंडिया एज अ नेशन। और वे जो लोग थे, जो बाहर से जो आए हुए लोग थे, वो इंडिया को एक राष्ट्र नहीं मानते थे और ना वो इंडिया के फेवर में थे। और वो कहते थे कि जो इंडिया के लोगों का ये सोचना है कि इंडिया एक राष्ट्र है, वो भी कहीं ना एक झूठ है, कहीं ना कहीं एक मिथ्य है। एंड दे रिगार्ड इंडिया एज अ नेशन ऑफ वेरियस कोस्ट एंड रिलीजियस ग्रुप। और वो ये कहते थे कि जो इंडिया है वो अलग अलग जाति में, धर्म में, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर बटा हुआ था। और उनका जो मानना था कि इंडिया जो है वो एक कहीं ना कहीं एक उसे वो नेशन के रूप में ना देखें। तो इनके हिसाब से ये था। अब देखिए लास्ट में हम क्या फाइनलाइज करते हैं कि जो अप्रोच थी इंपीरियलिस्ट, जो हमने साम्राज्यवादी अप्रोच जो पढ़ी, ये अप्रोच हमें क्या बताती है। इस अप्रोच ने कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट थे, यानी राष्ट्रीय जो आंदोलन थे, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इसने वीक कर दिया। क्योंकि कैम्ब्रिज स्कूल से प्रभावित दृष्टिकोण था ये, तो इसने कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट थे इसको कमजोर कर दिया। और ये जो अप्रोच थी ये कहीं ना कहीं एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाने वाली अप्रोच थी। यानी इसके अंदर जो बड़े व्यक्ति थे, उन्हीं को इस अप्रोच से फायदा मिला। आम जो व्यक्ति थे, आम जो लोग थे, वो इस अप्रोच से नहीं जुड़ पाए थे। तो इसीलिए इस अप्रोच ने अपना जो है इंडिया की आज़ादी में कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल जो वो नहीं निभा पाया। और इस अप्रोच का जो फायदा उठाया वो किसने उठाया, वो फॉरेनर्स, जो फॉरेन शासन करने वाले लोग थे, उन्होंने इस अप्रोच का भरपूर जो है फायदा उठाया। तो ये जो हमने पढ़ा इंपीरियलिस्ट अप्रोच यानी साम्राज्यवादी अप्रोच। अब जो बाकी की अप्रोचेस हमारी बच जाती है, यानी नेशनलिस्ट अप्रोच, ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच और सबअल्टरन अप्रोच, 3 अप्रोच हमारी बच जाती है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।